अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम बाखबर में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद शुएब। प्रोग्राम में आगे चलकर आज हम बात पाकिस्तान एट स्पीड की करेंगे, लेकिन आगाज पाकिस्तान एट ब्रेक से करेंगे। नाज़रीन, फैजाबाद अड्डा बंद है, बसों गाड़ियों को ब्रेक लगे हैं, वजह सियासी जमात का जलसा है। कारोबारी सरगर्मियों को ब्रेक लगी है, वजह सियासी जमात का जलसा है। आईजीपी रोड 9 जंक्शन से रावलपिंडी जाने का रास्ता, यहां पर भी गाड़ियों को ब्रेक लगी है, वजह सियासी जमात का जलसा है। सवाल तो यह है, अपने ही सूबे में हुकूमत है, यानी पंजाब हुकूमत, आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा, वहां अवाम को हिजानी कैफियत में मुब्तला किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अवाम कर रहे हैं उनको मुस्तरद। अगर बात केपी की करें तो वहां पर जब अवाम मुस्तरद करते हैं तो जानते हैं कि इसका खुमियाजा किसको भुगतना पड़ता है? सहाफी को भुगतना पड़ता है। अगर सहाफी ये सवाल कर ले, गाड़ियां ज्यादा बंदे कम, माजरा क्या है, क्या फेल हो गए हैं, अवाम ने मुस्तरद कर दिया है? जवाब नहीं देते, दलील नहीं देते, लातें चलती हैं, मुक्के चलते हैं, घूसे चलते हैं, गालियां दी जाती हैं, हत्ता कि मोबाइल फोन तोड़ दिया जाता है। ये आज हुआ है, हंगू में हुआ है। इस वाक़े पर वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहब ने रद्द अमल भी दिया। उन्होंने कहा है कि ये गालियां नहीं, मुस्तरद होने की फ्रस्ट्रेशन है। वो कहती हैं कि सहाफ़ियों पर तशद्दुद और अफसरान को गालियां देना यह काबिल मज़म्मत है, शर्मनाक है। सहाफ़ियों पर तशद्दुद नहीं बल्कि ये पागलपन की निशानियां हैं। तो आज का पहला मौजू, इस वक्त जो रावलपिंडी में जलसा हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिस पर हम कह सकते हैं कि अवाम ने मुस्तरद किया है, इस पर गुफ्तगू करने के लिए, तज़किया देने के लिए पैनल ज्वाइन कर चुका है। मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने ज्वाइन किया स्काइप लिंक के थ्रू, शनीला अमार ने ज्वाइन किया स्काइप लिंक के थ्रू। हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं सजाद अनवर साहब और आजम चौधरी साहब, और इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ रखते हैं ताहिर नईम मलिक साहब। आप सबका शुक्रिया। शनीला, आपकी तरफ सबसे पहले आऊंगा कि पहला सवाल, धरने, ज़राए आमदरफ्त की बंदिश, कारोबारी सरगर्मी मुअत्तल, एहतजाज की आड़ में आम पाकिस्तानियों के जो बुनियादी हुकूक हैं इसकी पामाली, क्या इसकी कोई सियासी, कानूनी, अखलाकी कोई जवाज़ है? देखें शुएब, जो तहरीक इंसाफ है उनसे ये उम्मीद रखना कि वो किसी आइन और कानून को मानेंगे, तो मैं उससे ये उम्मीद नहीं रखती हूँ। देखें, एहतजाज करना, जलसे करना और धरने देना या लॉन्ग मार्च करना सियासी जमातों का हक है और तमाम सियासी जमातें करती हैं। हमने माजी में भी देखा है कि सियासी जमातों ने जो है वो जलसे भी जुलूस निकालते रहे हैं, लेकिन उससे लोगों के जो जिंदगियां हैं उनको हम मुश्किलात में नहीं डाल सकते हैं। जब से इस जमात ने, पीटीआई ने अपना लॉन्ग मार्च लाहौर से स्टार्ट किया है, तब से अवाम की जिंदगियों को मुश्किलात में डाला हुआ। पहले जीटी रोड पे थे, आप एक ही जो जिला होता था उसमें एक 3-3, 4-4 दिन उसके ऊपर जलसे करते रहते थे। जैसे गुजरांवाला को 3 दिन आपने वहां पे कब्जा किए रखा, आप आते, जलसा किया, एक तकरीर की, उसके बाद घर वापस चले गए, फिर आए, फिर जलसा किया। होता यह है कि अगर लॉन्ग मार्च भी करना है तो आप एक जिले से दूसरे जिले में जाते हैं, पीछे की जिंदगी जो रवा दवा हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर उनके ऊपर कातलाना हमला हो गया। उसके बाद आप जब अवाम नहीं निकली तो सरकारी सरपरस्ती में रोड ब्लॉक करके आपने लोगों की जिंदगियों को जिस मुश्किल में डाला, उसका उजाला कौन करेगा? लेकिन मसला यह है कि पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमत थी और पुलिस तमाशा देखती रही, पुलिस की सरपरस्ती में रास्ते बंद होते रहे। तो अखलाकी कानूनी तो जवाज तो होता ही नहीं इन चीजों का, किसी के कारोबार को नुकसान पहुंचाने का, लेकिन आप ऐसी पार्टी से क्या अखलाकी जो है ना वो उम्मीद रख सकते हैं? फिर आपने बात की अपने इंट्रो में कि जब इनसे बात की जाती है तो आगे से दलील से बात नहीं करते, गाली मिलती है, लाते मारी जाते, घूंसे मारी जाते। आज भी किसी ने तबसरा किया हुआ था कि क्या इमरान खान इस जलसे के अंदर खैर सगाली की दावत देंगे या सगाली में से सीन जो उसको हजफ कर दिया जाएगा? तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि सीन जो है वो हजफ हो जाएगा उनकी खैर सगाली में से। वही एक तकरीर जो उन्होंने रटी हुई है, जब वो वजीर आजम नहीं थे तब वो करते थे, वजीर आजम बने तब भी वही तकरीर थी, अब वजीर आजम से जब शिप से निकाले गए आईनी तरीके से तब भी वही तकरीर है। सिर्फ उसके अंदर एक अमरीकी साजिश डाल दी गई है और कुछ जो हमारे सिक्योरिटी के इदारे उनके ऊपर जो इल्जाम लगने शुरू वो उसमें शामिल कर दिए गए हैं। फिर अभी शाह महमूद कुरैशी साहब तकरीर फरमा रहे थे कि जी हम निकले हैं हकीकी आजादी के हसूल के लिए, हमारी मंजिल जो इक़्तिदार नहीं है। हकीकी आजादी किस चीज की और आजादी लेने किससे आप आ रहे हैं? वो वजीर आजम साबिक जो अपने दौरे इक्तदार में खुद आजाद नहीं थे, जो आज हमें बैठ के बताते कि मैं बेबस था, मेरे तो इख्तियार में कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी आप इक्तदार से चिमटे रहे। उसी इक्तदार के लिए आपने आइन शिकनी तक की, आपने अराकीन खरीदने की कोशिश की, आपने पाकिस्तान के ताल्लुकात को दूसरे मुमालिक के साथ खराब करने की कोशिश की, आपने IMF का जो मुआहिदा था उसको सस्पेंड करवाया, पाकिस्तान को एक
माशी तौर पे मुश्किलात में डालने की कोशिश की, और आप खुद आजाद होने के लिए तैयार नहीं थे, और आज आप हमें ये खोखले नारे और जाली नारों के जरिए ये बताने आ रहे हैं कि मैं आपकी आजादी की जंग लड़ने के लिए आ रहा हूँ। अवाम आपके सामने 6 रोड से रहमानियाबाद के दरमियान ये जलसा है, उसमें कितने लोग आ सकते हैं? चले मान लिया 20-25 हजार 30,000 लोग आ गए, 15-16 लेकिन फिर आगे हजार क्या? है, वजीर दाखिला साहब ने बताया है। चले मैं थोड़ा सा जनरस हो आपने जाती हूँ, मैं 4,000 कहती बढ़ा 20,000 दिए हैं शनीला। 20-30 हो जाते हैं चले, लेकिन उससे आगे क्या है? आपका लाहे अमल क्या है? आप आज ये आएंगे, बड़ा जलसा सवाल है। करेंगे, आप घर वापस चले जाएंगे ना? देखें, आपके जो अहदाफ थे, मैंने कल भी ये बात की थी, आपको अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। ना तो आपको इलेक्शन की तारीख मिल सकी है, ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो इस्तीफा था वो आपको मिल सका है, और जो साइफर की तहकीकात है, जब हुकूमत कहती है तो आप उसके लिए तैयार नहीं होते। हर चीज में आप ये मैं ना मानू वाली तकरार लेके बैठे हुए हैं। आए जस्ता कर ले, थोड़े से इल्जामात लगा लें, वो जो एक पुरानी रटी हुई तकरीर है वो दोबारा से दोहरा दें लोगों को, फिर वो खोखले नारे जो है वो लगा लें, और पता नहीं कौन से ख्वाब हैं जो आप 10 सालों से दिखाने की कोशिश कर रहे हो। जब खुद इक्तदार में आए उनमें से किसी पे आपने अमल नहीं किया, आज फिर उनको वो ख्वाब दिखा दे, लेकिन अवाम आपको मुस्तरद कर चुकी है। ठीक, मुर्तज़ा सोलंकी साहब आपकी तरफ आऊंगा। अवाम मुस्तरद कर दी है, ये आखिरी जुमला शनीला साहिबा का था और ये आज हमें नजर भी आया। अगर हम केपी की बात करें, हंगू के इस वाक़े का जिक्र करें, सर ये क्या रवैया है? गाड़ियां ज्यादा होती हैं, बंदे आते नहीं हैं, और सवाल करने पर लाते घुसे मुक्के चल जाते हैं। क्या एक सहाफ़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा से सवाल भी नहीं कर सकता कि अवाम ने आपको मुस्तरद कर दिया है? देखें, अवाम निकलते हैं जब आप अवाम के मसाइल पर कोई तहरीक चलाएं। अब तक ये जो 6-7 महीने से जो इनकी तहरीक चल रही है, उसमें अवाम का कौन सा मुतालबा है जिसको ये सामने लाए हैं? अभी तक जो इनके मुतालबात हैं जी, वक्त से पहले इंतखाबात करा दें, वज़ीर आज़म मुस्तफ़ी हो जाएं, वज़ीर दाखिला चले जाएं, मेरी मर्जी से आप आर्मी चीफ लगाएं। इसमें अवाम का कौन सा मुतालबा था? इसमें कोई महंगाई का जिक्र था, इसमें कोई सैलाब का जिक्र था, इसमें वो तमाम मुश्किलात जिससे लोग गुजरते हैं उसमें से किस मुश्किल का जिक्र था? और जो पिछले 6-7 महीने में जो कुछ उन्होंने किया है, उसमें उन्होंने लोगों की मुश्किलात में इजाफा किया है। इस वक्त जो लोग उस इलाके में अस्पताल नहीं जा सकते, जो अपनी दुकान नहीं खोल सकते हफ्ते के दिन, जो कि काफ़ी ख़रीदारी का दिन होता है, तो इसमें आपने लोगों के लिए कौन सी सहूलत पैदा की है? आप 15-16 हज़ार के बजाय इसको दुगना कर दें, 30,000 लोग भी हों, तो सिर्फ इस्लामाबाद और रावलपिंडी की जो आबादी है वो 60-70 लाख है। तो आपकी क्या इसमें हैसियत क्या है? और जलसे इससे पहले बाकी रहनुमाओं ने और जमातों ने नहीं किए, तो अगर आपने जलसा कर लिया तो वो क्या हुआ? असल में तो आज ये अपने नाकामियों के एक नुक्ता उरूज के तौर पर यहाँ पर पहुंचे हैं। ये तो आखिरी गीत सुनाने के लिए आए हैं, जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं। इनके पास तो अब कुछ नहीं है सिवाय इसके कि जी वो एक तकरीर करें कि जी बस मैंने ये करना है, मेरा ये मुतालबा है। अभी तक जो कुछ उन्होंने किया है उससे लोगों को क्या हासिल हुआ है? तो मैं समझता हूं कि ये एक तकरीब है, एक जलसा है। वो तकरीर करेंगे और उसके बाद चले जाएंगे, आमदन निशिस्तन गुफ्तन बरखास्तन। ठीक है, ताहिर ने मलिक साहब, आपको भी ऐसा ही लगता है कि बस आएंगे, तकरीर करेंगे, चले जाएंगे, या आपको लगता है जिस तरह माजी में वो आते हैं, कुछ नए नए इल्ज़ामात लगाते हैं, इदारों को गंदा करने की कोशिश करते हैं? यूँ तो वो एक बार इस्टेब्लिशमेंट को जिस तरीके से हिट कर चुके हैं, बाद में यू टर्न भी ले लेते हैं। क्या करने वाले हैं इमरान खान, क्या लगता है आपको? देखिए, एक तो ये है कि जब सियासत में आप एक्सट्रीम पोजीशन ले लेते हैं और बहुत एक मुश्किल टारगेट ले लेते हैं, तो वक्ती तो आपको उसके ऊपर पॉलिटिकल माइलेज मिलती है, लेकिन जब आप उस टारगेट से पीछे आते हैं तो फिर वो आपके वोटर्स के लिए भी और सपोर्टर्स के लिए भी मायूसी का बायस होता है। अब जिस तरह सोलंकी साहब ने बताया कि ये एक तहरीक तो है नहीं, एक ऐसी दुनिया में तहरीकें होती हैं कि जो हुकूमत पर दबाव डाल के अपने मकासद पूरे करती हैं या हुकूमत को रुखसत कर देती। तो ये इनका एहतजाज है, एहतजाज जमहूरियत में उनका राइट है, लेकिन शहरी ज़िंदगी को मफलूज नहीं होना चाहिए। और ये जो नंबर है, अगर ये 50,000 हो, 5 लाख हो, 50 लाख हो, फिर भी ये हुकूमत की रुखसती का बायस नहीं बन सकता, ना ही वो जो उनका ऑब्जेक्टिव है वो कर सकते। तो उन पर बड़ा प्रेशर है,
प्रेशर ये है कि वो जो उन्होंने डेट्स रखी थी उन डेट्स के दरपर्दा मकासद अब दरपर्दा भी नहीं रहे। और इस दौरान जो है हम सुन रहे थे 6 महीने से कि जी नवंबर की अहम तकर्रियाँ, वो तकर्रियाँ तो हो रही हैं। तो फिर अब ये जो आज आपका सवाल है, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है कि व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या होगा। इसलिए उनके यहाँ बहुत सारी एक ऐसी आउट ऑफ बॉक्स कोई हम देना चाहें कि जी हम ये एक, और इस दफ़ा ये भी है कि लाहौर हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली जो पिछला केस था जो इन्होंने मई में वो दिया था धरना, उसके हवाले से भी वहाँ इनको ये अंडरटेकिंग देनी पड़ी कि इमरान खान साहब को वो सही कन्वे नहीं हुआ कि किस मकाम पे उन्हें जलसे की इजाज़त है पुरअमन और किस पे नहीं है। तो इस दफ़ा कोर्ट्स और दूसरा जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनका एक रिजॉल्व है कि वो इससे इंतशार की सियासत को कोई स्पेस नहीं दे रहे। तो वो जलसा करें, ज़रूर करें, लेकिन शहरी ज़िंदगी मफलूज नहीं होना चाहिए। और रियासत मफलूज तो हो गई ना आज, और हो गई, उसके लिए हमें, मैं समझता हूँ कि अब वक्त आगे भी इलेक्शन का ये साल है। किसी ने, एक पिंडी के शहरी ने मुझसे एक चीज़ शेयर की कि एक रावलपिंडी का शहरी कोमे में चला गया और चंद साल बाद जब वो होश में आया तो उसने कहा कुछ बदला, तो नर्स ने आगे से जवाब दिया फैज़ाबाद में धरना हो रहा है और वो ब्लॉक है। तो ये हमें एक तय करना पड़ेगा ज़ाब्ता अखलाक कि जलसे की एक जगह हो, और जगह मौजूद थी तारीखी तौर पे। आप देखें कि लाहौर में मीनार पाकिस्तान, नासिर बाग, रावलपिंडी में लियाकत बाग, लेकिन जब हम चौक चौराहों को ब्लॉक कर देते हैं और वहाँ जलसे का, आप ये जिस जगह जलसा हो रहा है ये मरी रोड की तंग गुजरगाह है जहाँ पे ट्रैफिक रूटीन में भी जाम रहती है, तो यहाँ पे आपके धरना देने का क्या मकसद है। आप किसी खुली जगह जाएं। अब मसलन मैं समझूंगा बहुत सारी तबलीगी जमात का इज्तिमा होता है, मजहबी इज्तिमा होते हैं जिसमें 10-10 लाख लोग शरीक होते हैं, लेकिन वहाँ शहरी ज़िंदगी मफलूज नहीं होती। तो ऐसा एक मेकनिज़म बनाना चाहिए सियासी जमातों को कि वो एहतजाज उनका पुरअमन हक है, जलसा करना उनका जमहूरियत में पुरअमन हक है, लेकिन जो लोगों का एक बुनियादी फंडामेंटल राइट है आज़ादाना नकलो हरकत का, रोज़गार का, सेहत का, तालीम का, वो मुतासर नहीं होना चाहिए। अब उन पे प्रेशर है कि वो क्या करेंगे। वो कोई इसको जो तवक्को उनके सपोर्टर्स कर रहे हैं कि वो कोई ऐसी डेट देंगे या वो इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई देंगे, वो मुझे मुमकिनात में नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, एक जुमले में बताइएगा सर कि ये सारा मामला तो अपनी जगह, लेकिन क्या आपको लगता है कि कोई नई बात आज हो सकती है, होगी या नहीं? बिल्कुल नहीं, नई बात वो कर सकते हैं कि नए तरीके से एक और नए मेथड से एहतजाज का एक तरीका कि हम ये करेंगे। जिस तरह माजी में हमने देखा कि सिविल नाफरमानी की हद तक वो गए, बिल जलाए गए। जब धरना, आपको याद होगा कि 126 दिन का धरना हुआ, सिविल नाफरमानी कहा गया, फिर कहा गया कि हुकूमती शख्सियात से बदतमीजी। तो इस तरह का कोई नया टोटका दे सकते हैं, लेकिन जो इस्लामाबाद पे चढ़ाई है और जो डी चौक की तरफ वो उनका एक टारगेट है, वो मुझे होता हुआ दिखाई नहीं देता। आजम चौधरी साहब, आपको भी लगता है बस रावलपिंडी तक आए हैं, यहीं से वापस जाएंगे, नई बात नहीं करेंगे, इस्लामाबाद की तरफ आने का कोई जिक्र नहीं होगा? साथ ही बताएगा क्या आपकी नजर में इस सारे मामले का, आज के इस एहतजाज का, इस जलसे का कोई सियासी, कानूनी, अखलाकी कोई जवाज है? जी शोएब, सबसे पहले तो मैं पीटीवी को मुबारकबाद दूंगा। आज 58 साल कामयाबी के साथ पीटीवी ने गुजारे हैं, जिस पे पूरी पीटीवी की टीम और इंतज़ामिया मुबारकबाद की मुस्तहिक है। अब मैं आता हूँ आपके सवाल की तरफ। देखें, ये 1 महीने से ज़्यादा हो गया है लाहौर से लॉन्ग मार्च का आगाज़ हुए, और ये मेरे साथी दुरुस्त बात कर रहे थे। देखें, ज़िंदगी मफलूज रही, जीटी रोड पे मफलूज रही। आज पिंडी के अंदर, पिंडी और इस्लामाबाद दोनों शहर आज आपको बिल्कुल वो मफलूज नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कारोबारी ज़िंदगी सारा बंद है। लाहौर के अंदर माल रोड के ऊपर इसी तरह जलसे हुआ करते थे, तो उसमें लाहौर हाई कोर्ट ने इनिशिएटिव लिया था और माल रोड पे जलसों पे बंदी लगाई थी, और तमाम जितने एहतजाज करने वाले थे उन्हें कहा था कि आप नासिर बाग में जाके वहाँ पे एहतजाज किया करें। उस पर भी कुछ लोगों ने अमल दरामद नहीं किया, तो दफ़ा 144 नाफज की गई, उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती थी। मलक साहब दुरुस्त कह रहे हैं कि इसमें जो जिस तरीके से लोगों की ज़िंदगी को मुश्किल किया जा रहा है, ये इसका आइन और कानून कोई हक नहीं देता। ठीक है, आपको जलसा का, आपको रैली का ये आइनी और कानूनी हक ज़रूर है, लेकिन
वो उस सूरत में है कि आप दूसरों की ज़िंदगी को मुश्किल ना बनाएं। आप अपना जो आपका हक है उसको आप कानून के दायरे के अंदर रहते हुए इस्तेमाल करें। दूसरी बात यह है कि नवंबर को बहुत इंपॉर्टेंट करार दिया जा रहा था। पूरी बहस ये हो रही थी कि नवंबर जो है वो टर्निंग पॉइंट होगा, नवंबर में ये हो जाएगा वो। लेकिन नवंबर में जो कुछ होना था वो हो चुका है। नवंबर में बड़ा स्मूथ प्रोसेस चला, आर्मी चीफ की तैनाती हुई। उसके अलावा मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर एक स्टेबिलिटी का आगाज़ होने जा रहा है, जिसके जो के तैनाती को लेके यहाँ पे एक ववेला किया जा रहा था, जिसकी वजह से सियासी अबतरी भी नज़र आ रही थी, मुआशी अबतरी भी नज़र आ रही थी। अब नज़र आ रहा है कि चीज़ें स्टेबल होने जा रही हैं। और ये जो आज का इनका जलसा है जो पीटीआई ने वहाँ पे पिंडी के अंदर रखा है, मुझे कुछ नहीं नज़र आ रहा है इसमें कुछ स्पेशल चीज़। ये रूटीन का एक जलसा होगा और रूटीन के जलसे में मेरा ख्याल है ये ख़त्म हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा। इसको अब ना इस्लामाबाद की तरफ मोड़ा जा सकता है, ना पिंडी में किसी और तरफ इसका रुख मोड़ा जा सकता है, क्योंकि अब कोई ऐसा जवाज़ नहीं रह गया कि आप उस पर करें। सिर्फ एक ही आपके पास इस वक्त जवाज़ है कि इलेक्शन कबलस वक्त करवाए जाएं। भाई क्यों इलेक्शन कबलस वक्त करवाए जाएं जब एक आइनी तौर पे एक मुद्दत तयशुदा है और हुकूमत चल रही है, हुकूमत में कोई ऐसी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है, हुकूमत की डायरेक्शन भी ठीक जा रही है। फिर मैं नहीं समझता कि कबलस वक्त इलेक्शन का जो मुतालबा है उसमें कोई जवाज़ उसका रह जाता है। दूसरा, अभी मैंने यहाँ पे आपने एक निशानदेही की एक सहाफ़ी के साथ जो बदतमीज़ी की गई, इसकी तो हम जितनी मजम्मत करें वो कम है, क्योंकि आप देखें कि बर्दाश्त का ये आलम है। अगर एक सहाफ़ी ने ठीक खबर की निशानदेही की है, अगर आपके पास वहाँ पे लोग नहीं है वो निशान, आप तशद्दुद पे उतर आते हैं, आप बर्दाश्त करें। अगर वो एक खबर वहाँ पे वो दे रहा है, अगर वो आपके हक में भी तो खबरें देता है ना वही सहाफ़ी, जब आप अच्छा काम कर रहे हो तो वो आपके हक में देता है। अगर वो निशानदेही करता है आपकी किसी अपनी कमज़ोरी की, तो आप उस पर तशद्दुद करेंगे, लाते मारेंगे। ये रवैया तब्दील करने की ज़रूरत है। अच्छा, ये सिर्फ पीटीआई की तरफ से नहीं, माजी में भी हमारे साथियों को बहुत सारे ऐसे मसाइल और अभी भी खुसूसन मजहबी जमातों में हमारे साथियों को ऐसे मसाइल जो है वो दरपेश होते हैं। इसके हवाले से थोड़ा सा इनको नज़रसानी करने की ज़रूरत है। दूसरा ये है, मलक साहब की बात से मैं मुत्फिक हूँ, जलसों के लिए कुछ जगह मुतय्यन होनी चाहिए, कोई ग्राउंड मुतय्यन होनी चाहिए जिससे निज़ाम ज़िंदगी मफलूज ना हो। आप देखें कि आज एक तो कारोबार बंद था, दूसरा लोग बीमारी है, लोगों की फौतगी है, जनाजे नहीं उठाए जा सकते, हत्ता कि शादियों का सीज़न है, सर्दी का मौसम आ रहा है, शादियां, लोग इस वक्त बरातें नहीं जा पाई होंगी, जिनकी बेटियों की शादियां हैं वो परेशान होंगे, उसका कौन अजाला करेगा। ये सियासी है, पीटीआई को इस चीज़ का भी ख्याल करना चाहिए कि लोगों की ज़िंदगी को दोबर किया जा रहा है, लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। आपकी हुकूमत है, आपने आसानियां पैदा करनी है। अब लोग किसके पास जाके अपना ववेला करें, किसके सामने अपना मुद्दा रखें। जिसकी बेटी की बरात आनी थी, वो बेटी अगर घर में बैठी हुई है, बरात नहीं पहुंच पाई, उस वालिद पे क्या बीत रही होगी। लिहाजा मैं समझता हूं कि इस पे इन तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को बैठ के इस पे तय करना चाहिए कि हमें जलसे जरूर करें आइन और कानून के अंदर रहते हुए, लेकिन लोगों की जिंदगी अजीरन ना करें। लेकिन उसके लिए मेज पर बैठना पड़ेगा। ताहिर साहब वांट्स टू ऐड समथिंग। मैं ये कहना चाहूँगा, आजम चौधरी साहब ने बड़ी तफसील से साफ़ियों के साथ कहा है, ख़वातीन साफ़ियों के साथ भी हैरेसमेंट के वाक़यात होते हैं और वो हर ये देखते हैं कि फील्ड के अंदर जाना उनकी मजबूरी है, लाइव कवर करना है। उन्होंने जो जलसा घरों में बैठे देख रहे हैं, अपने गर्म ड्राइंग रूम में, कमरे में, वो उन साफ़ी वर्कर्स की वजह से देख रहे हैं। अब वो ख़वातीन हैं, वो हमारी बहनें बेटियाँ जो हैं, वो अगर मॉब में एक हजूम में गैर महफूज हैं, वो भी तो किसी की बेटी है, उसके ऊपर नाजेबा जुमले कसे जाते हैं, बाज़ औक़ात एम्बैरेसिंग सूरत हाल हो जाती। इसको भी यकीनी बताना चाहिए। और आज़म चौधरी साहब से मेरी अपील होगी कि वो प्रेस क्लब के सदर भी हैं, इसके ऊपर कोई ज़ाब्ता अखलाक बनाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, सियासी जमातों से मिलके। बिल्कुल ठीक है। सजाद अनवर साहब, आपकी तरफ आऊंगा इसी मामले को लेकर कि अगर एक सियासी जमात का रहनुमा, चाहे विलेज चेयरमैन ही की सतह पर वो क्यों ना हो, अगर वो एक सहाफ़ी के साथ इस तरह का रवैया रखता है तो उस पार्टी के चेयरमैन का क्या हाल होगा, फ्रस्ट्रेशन का, जो आज अगर देखते हैं कि अवाम ने मुस्तरद किया है कि राह तकते रह जाते हैं, लोग आते नहीं हैं। शोएब ठीक कह रहे हैं आप। असल बात यह है कि जो मैसेज आपको टॉप लीडरशिप से आता है ना, वो नीचे तक सरायत करता है। इमरान खान साहब का जो रवैया है, जिसमें हेट स्पीच है, टॉलरेंस नहीं है, वो दुश्मन को, मुखालिफ को दुश्मन समझते हैं, जो सबसे बड़ा
प्रॉब्लम है ना इमरान खान साहब का, वो समझते हैं कि जो भी उनका सियासी मुखालफ है वो उनका ज़ाती दुश्मन है, जबकि सियासत बुनियादी तौर पे क्या है, सियासत तो आर्टिकुलेट करती है अगर लोगों की ख्वाहिशात और जो लोगों की तमन्नाएं होती हैं उनको सियासतदान जो होते हैं, लीडरशिप जो होती है, उनको आर्टिकुलेट करके एक पीसफुली उन सारी चीज़ों को लेकर आते हैं इलेक्शन के ज़रिए, पार्लियामेंट के ज़रिए, और उनके ऊपर एक पॉलिसी मेकिंग करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये जो इनका बयानिया है ना, वो जो उर्तगल वाला कि मैं आऊँगा जैसे घोड़े पे बैठ के आऊँगा और झंडा लहराता हुआ आऊँगा और सारा मुल्क फतह कर लूँगा, और ये कोई खुदा न खास्ता ये कोई कबायली जंग थोड़ी है, ये सियासत है। इमरान खान साहब का यही जो रवैया है उनके कारकुनों में झलकता है। एक सहाफ़ी के साथ ज़्यादती होती है, खातून सहाफ़ी के साथ ज़्यादती होती है। आज उन्होंने अपने वर्कर जो ख़वातीन थी उनके कैंप पे हल्ला बोल दिया उनके लड़कों ने। और क्या ये जो आज़म स्वाति साहब है उनके साथ कितनी ज़्यादती हुई है, लेकिन आज जो उन्होंने ट्वीट्स किए हैं, कितने ख़तरनाक ट्वीट्स किए हैं, उनकी क्या एक पार्लियामेंटेरियन को इस तरह की लैंग्वेज ज़ेब देती है? वो अपने जानी दुश्मन के लिए भी लोग इस तरह की अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते जैसे उन्होंने किए। तो बेसिकली ये कल्चर है पीटीआई का, और वो हर जगह पे मैनिफेस्टेशन उसकी होती है, वो खा जलसा हो, खा वो इनकी हुकूमत हो, खा इनकी पार्लियामेंट के अरकान हो, वो हर जगह पे होती है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब को अब सोल सर्चिंग की ज़रूरत है। वो अपने आप को एक बंद गली में एक ऐसी जगह पे ले आए जहां पे ना वो अपने वर्कर को बता सकते हैं कि इससे आगे क्या रास्ता है। आज उन्होंने जब ये आज की जो कॉल दी थी, उन्होंने अपनी तरफ से एक फाइनल कॉल दी थी कि मैं इस्लामाबाद जाऊंगा और ये कर दूंगा, लेकिन आज ही शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि हम रात को डिस्पर्स हो जाएंगे। तो क्या वो अपने वर्कर्स को क्या बताएंगे? आज उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है ना, अभी स्पीच से पहले जो घंटा 2 घंटे पहले एक इंटरव्यू दिया है एक गैर मुल्की नशरियाती अदारे को, उसमें उन्होंने अपना माइंड इस तरह से रिफ्लेक्ट किया उस इंटरव्यू में। उन्होंने कहा जी कि मैं इलेक्शन तक इस हुकूमत पे दबाव रखूंगा। इस हुकूमत पे दबाव नहीं होगा, वो पाकिस्तान की मईशत के ऊपर दबाव होगा, वो पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के ऊपर एक दबाव होगा। उसके नतीजे में आप आम आदमी जो आज रावलपिंडी में सफर कर रहा है वो पूरे मुल्क में सफर करेगा। उनको सोल सर्चिंग ये करनी चाहिए कि वो एक तंदुरुस्त और तवाना आदमी के तौर पे लाहौर से चले थे और वजीराबाद में उनके साथ क्या हुआ, आज वो बैठ के तकरीर करेंगे। मैं कहता हूँ उस वक्त से वो बचें जब वो बैठने की बजाय कभी लेट के उनको तकरीर करनी पड़ जाए। ये एक गलत रास्ते पे चल रहे हैं और अपने लोगों को भी गलत रास्ते पे लेकर जा रहे हैं। वो जो सुलंगी साहब ने कहा ना ये आखिरी गीत सुनाने के लिए आए हैं, मैं समझता हूँ कि वो जो एक शेर है ना, एक और भी गीत है इसी तरह का कि इस खत को मेरी आखिरी तहरीर समझना, मुझको गमे हालात की तस्वीर समझना। ये इमरान खान साहब जो है ना, इनके पास कोई सियासी एजेंडा इस तरह का नहीं है कि जिसको वो आगे ले जाकर जिसको एक कामयाबी की सूरत में सामने लेकर आए। उनको मज़ाकरात, वो कहते हैं जी मैं इन 2 जमातों के साथ मज़ाकरात नहीं करूंगा। एस्टैब्लिशमेंट ने अपने गेट नंबर 4 बंद कर दिया है, तो ये किससे बात करेंगे? मैं समझता हूँ ये अपने लोगों को गुमराह कर रहे हैं और अपनी जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, जो कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये कबायली जंग नहीं है। उन्होंने इलेक्शन लड़ना है ना, तो इलेक्शन 4-5 महीने रह गए। पिछली दफा भी उन्होंने कहा था कि मैं प्रोटेस्ट में था, मैं पार्टी को ऑर्गेनाइज नहीं कर सका था, सही तरह से इलेक्शन नहीं लड़ सका था। अभी 5 महीने अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज करें और उसके अपने कैंडिडेट उनका तयन करें। 5-6 महीने के बाद इलेक्शन होगा, उसमें जाएं। क्यों डिस्टेबलाइज, खुद को अपना भी वक्त जाया कर रहे हैं और कौम का भी वक्त जाया कर रहे हैं। बल्कि डिलीवर करें, जहां हुकूमत है वहां डिलीवर करें। ये तो हमारा पहला मौजू था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगले मौजू की तरफ बढ़ते हैं। शनीला आप ऐड कर लें क्विकली, फिर मुझे अगले मौजू की तरफ जाना है। अभी इमरान साहब तकरीर कर रहे हैं और फिर वही जो झूठे और फेक नारे जो है ना वो लगा रहे हैं,
और वही अपने नौजवानों को कह रहे हैं कि जी आप मौत के डर से आजाद हो जाएं। और ये वो शख्स कह रहा है जिसने ज़मान पार्क के बाद पूरी फोर्स लाके इकट्ठी कर दी खैबर पख्तूनख्वा की, पंजाब की, और बख्तरबंद बाहर से कला बना के उसके अंदर मैसूर होके बैठ गए। और यहाँ पे आके आप नौजवानों को फिर गुमराह करें, फिर वही इल्जामात लगा रहे हैं कि 3 लोगों ने मेरे कत्ल की साजिश की हुई, 3 लोग जो है बड़े ओहदों पे बैठे ठीक हुए है, हैं। यानी वही तो फिर कहानी, आज की तकरीर वही कहानी जो है वो दोबारा दोहराई जा रही है। ठीक है। मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो शानीला ने बताया कि मौत के डर से आज़ाद करना, ये बयानिया हमारे यहाँ दहशत गर्दी का बायस था। ये यहाँ यही बयानिया जो है इंतहा पसंदी का जो बयानिया था, उसके नतीजे में हमने यहाँ खुद कुछ हमले देखे हैं। तो एक सियासतदान को ये बयानिया नहीं देना चाहिए मौत के आप डर से आज़ाद होने का, जिंदगी से प्यार करने का बयानिया देना चाहिए कि जिंदगी खूबसूरत है। नौजवान जो हैं उनकी जिंदगी का खूबसूरत तरीन वक्त उनकी नौजवानी का है, उससे प्यार करें, जिंदगी से प्यार करें। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप उम्मीद उससे रख रहे हैं जिसने बिल जलाए थे। अगले मौजू की तरफ बढ़ते हैं। ये तो हमने इससे पहले बात की पाकिस्तान किस कदर मुश्किल में इस वक्त है, बिलखुसूस रावलपिंडी की, इस्लामाबाद की, लेकिन अब जरा बात करते हैं कि पाकिस्तान एट स्पीड भी है। जी हाँ, सिफारती महाज पर पाकिस्तान की कामयाबियां जारी हैं, उसी की बात करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब कामयाब दौरे तुर्किया के बाद इस वक्त वापसी के लिए रवाना हो चुके हैं, लेकिन आज का दिन बड़ा अहम था। वहां पर जो उनकी मुलाकातें हुई, इसका एक क्विक सा शेयर कर लेते हैं आपसे कि आज उन्होंने गुफ्तगू की और कहा कि पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान जो तजारत का मौजूदा हजम है, इसको $1 अरब से बढ़ाकर $5 अरब तक करने पर इत्तफाक किया गया। दिस इज बिग। कैसे किया जाएगा, इसी पर आज हम तज्जिया भी लेंगे, लेकिन इसके साथ साथ ईसीओ ट्रेड एंड डेवलपमेंट बैंक के सदर से मुलाकात हुई है और 150 मिलियन यूरो का मालियाती पैकेज मिल रहा है पाकिस्तान को, जो कि तेल की खरीदारी पर और सैलाब मुतासरीन की इमदाद पर खर्च होगा। इसके अलावा एक और कामयाबी सिफारती महाज से ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात गुफ्तगू जो आज़रबाईजान के सदर से हुई, उसके रिजल्ट्स हमें नजर आ रहे हैं। और अच्छी खबर यह है कि आज़रबाईजान ने पाकिस्तानी चावल की दरामद पर 5 साल की टैक्स छूट का फैसला किया है। और इसके अलावा गवादर बंदरगाह से मुतालिक सदर आज़रबाईजान ने कहा है कि खत्ते को जोड़ने का बहुत बड़ा मौका फराहम करती है और इस बंदरगाह को आज़रबाईजान के इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ना, यानी कनेक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो इस सारे मामले पर तज्जिया लेंगे। मुर्तज़ा साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊंगा। सवाल है कि तुर्किया के साथ दिफाई शराकत दारी की हम बात करें, $15 अरब, 2 तरफा तजारती हदफ, और $5 अरब, 2 तरफा तजारती हदफ, और अब आज़रबाईजान का चावल दरामद पर ड्यूटी की छूट। कितनी जबरदस्त सिफारतकारी हो रही है। मैं इसलिए भी कह रहा हूं चूंकि 2018 से लेके आज तक अगर हम ट्रेड डेफिसिट को देखें तो हम देखते आए कि नेगेटिव था, लेकिन अब देख रहे हैं कि चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। जी बिल्कुल, बात यही है कि जो 3.5 पौने 4 साल गुजरे हैं इमरान खान की क़यादत में, उसमें तो हर शोबे में आपको इस तरह के चीज़ें देखने को मिली जिसमें सिफारती तन्हाई थी। आप ये देखें कि जितने भी अहम तरीन ममालिक थे उनसे हमारे ताल्लुकात ख़राब हुए। अमेरिका जो कि हमारी सबसे बड़ी बरामदात की एक मंजिल है, उनके साथ ताल्लुकात बिल्कुल ठप होके रह गए थे। इन्होंने तो बल्कि तरले मिन्नत किए और कौमी सलामती के मुशीर भेजे और उन्होंने वहाँ जाकर तड़ियाँ लगाई कि जी बराए मेहरबानी सदर बाइडेन जो है वो फ़ोन कॉल कर ले। फ़ोन कॉल तक तो वो हुई नहीं। इसी तरह से चीन के साथ ताल्लुकात, सीपैक जो है वो अमलन मुंजमद रहा। बिल्कुल। हमारे जो दूसरे जो बड़े जो पाकिस्तान के जो एक इत्तेहादी ब्लॉक है उसमें खलीजी ममालिक हैं। सऊदी अरब जो कि सबसे बड़ा पाकिस्तान की मदद करने वाला मुल्क है, उनके साथ ताल्लुकात इन्होंने बिगाड़े। ऐसे शख्स के साथ बिगाड़े जो यहाँ आए, तशरीफ लाए, उन्होंने कोशिश की, यहाँ पर ऐलानात किए ऑयल रिफाइनरी के वगैरह, लेकिन बाद में जाकर न्यूयॉर्क में जो इन्होंने जो बयानबाजी की उसके नतीजे में सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए। तो एक लंबी एक फहरिस्त है। लेकिन अभी आप देखें कि पिछले 6-7 महीने में वो तमाम जो मामलात हैं वो ठीक हो रहे हैं। आपने तुर्की की मिसाल दी। तुर्की जो कि हमारी जो दिफाई सनत है उसमें भी मदद कर रहा है और अभी वज़ीर आज़म ने सदर उर्दवान के साथ मिलकर एक जो PNS खैबर जो है उसका इफ्तिताह भी किया। तो साथ ही और भी मुख्तलिफ सनतों में जो 2 तरफा तिजारत है उसकी भी आपने तफसीलात दी। आज़रबाईजान के साथ हमारे
जब से अजरबैजान आज़ाद हुआ है 1992 में, उससे हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। और जो आर्मीनिया और नागोर्नो कराबाख के हवाले से जो मसाइल रहे हैं, उसमें पाकिस्तान ने साथ दिया है अजरबैजान का। तो अभी आपने एक अच्छी खबर सुनाई, अजरबैजान और चीज़ों के अलावा तेल और गैस के हवाले से एक मालामाल मुल्क है। तो ये जो एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो रही है ईरान और तुर्की और अजरबैजान के साथ, और इधर से चीन के साथ पहले हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, तो ये तमाम अच्छी खबरें हैं। सऊदी अरब के जो वज़ीर आज़म हैं और क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, वो इन्हीं के धरनों और इनकी वजह से उनका दौरा मुलतवी हुआ, लेकिन वो अभी तशरीफ़ लाएंगे। आप ये यकीन कीजिए अगले महीने, मेरा अंदाज़ा यही है। सही। तो समझता हूँ कि अच्छी खबरें आने वाली हैं, लेकिन ये जो बेवक्त की रागनी है इमरान खान की, मैं नहीं समझता हूँ कि उसमें अब उनको मज़ीद कोई कामयाबी होगी। और रियासत जो है वो अपना रिज़ाल्व और अपना अज़्म ज़ाहिर करेगी। आप पुरअमन एहतजाज ज़रूर करें, जो भी आपने उठक बैठक करनी है वो ज़रूर करें, लेकिन मुल्क की मुआशी और समाजी ज़िंदगी को मफलूज करने की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। और मेरे ख्याल में अवाम भी इसकी मज़ाहमत करेंगे। ये बहुत अहम बात है कि सियासतदानों पर ज़ाहिर जिम्मेदारी है, सियासी जमातों पर जिम्मेदारी है कि जब मुल्क रीजनल इंटीग्रेशन की तरफ जा रहा है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की तरफ जा रहा है, तो सब इसको सपोर्ट करें, इसमें अपना रोल प्ले करें, क्योंकि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो ही इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। शनीला, आपकी तरफ आऊँगा। अगर हम सिर्फ पाक और तुर्किया ट्रेड की बात कर लें, तो इसमें $5 अरब तक बढ़ाने पर जो इत्तेफाक किया गया है, किस तरह से मुमकिन हो पाएगा? पाकिस्तान क्या स्टेप्स ले? हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात भी कर रहे हैं, हम इसमें अपनी जो ML1 है उसको अपग्रेड करने की बात भी करें, हम नए कनेक्टिविटी की बात भी करें, कैसे हो पाएगा ये? ज़रा टारगेट तो बड़ा है। देखें, पाकिस्तान जो मौजूदा हुकूमत है ना, उनका मंशूर यही है कि एड नहीं ट्रेड, और उसके लिए बहुत से जिस फोरम के ऊपर भी वो गए उन्होंने यही बात दोहराई है। जब वजीर आजम गए थे शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के अंदर, तो वहां पे भी उन्होंने यही बात की थी। और बड़ी वहां पे बात थी कि जो उज्बेकिस्तान के सदर थे उन्होंने पाकिस्तान के बिहाफ के ऊपर दुनिया के साथ ये बात की थी कि पाकिस्तान की हमें मदद करनी चाहिए। और रूस के साथ हमारी नेगोशिएशन स्टार्ट हो चुकी है कि वहां से अगर हम तेल लेते हैं, सस्ता तेल अगर हम वहां से बरामद करते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर तेल की कीमतें कम होंगी, तो उसका अवाम को ही फायदा होगा। तुर्की के साथ देखें, जो सेंट्रल एशिया जो है हमारा, वहां पे तेल गैस के जहायर हैं। इस तरह जब तुर्की कह रहा है कि हम अफगानिस्तान के अंदर जो रेलवे लाइन है उसको तोसी देते हैं ईरान के जरिए, और इस अफगानिस्तान के अंदर से भी इक्तिसाद जो है हम उस ताउन करेंगे, तो ईरान के साथ तो तुर्कमानिस्तान कजाकिस्तान की जो है सरहदें मिलती हैं। तो आपकी ट्रेड के लिए पूरा ये गवादर की साइड से, अफगानिस्तान की साइड से, ईरान से पूरा एक रूट बनेगा। हम IT के अंदर भी जो है उनके साथ ताउन कर रहे हैं तुर्की के साथ। तो जो शमसी तवानाई है 10 मेगावाट जो है वो हमने अपनी जो बिजली है उसको शमसी तवानाई के ऊपर मुंतकिल करना है, जिसके लिए हम तुर्की की कंपनियों को कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर आए और आके इन्वेस्टमेंट करें। और जब खिताब कर रहे थे वजीर आजम साहब जो उनके जो बिजनेस काउंसिल के साथ, तो देखें वहां पे मसला ये था कि वो पिछली हुकूमतों के शिकायतों के अंबार लेके बैठे हुए थे। तो इस हुकूमत ने अभी तो उनको वो यकीन दिलाना है कि आप पाकिस्तान के अंदर आए, आपको यहाँ पे कोई मसले मसाइल नहीं होंगे। जो हमारे यहाँ पे एक ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स भी बड़े होते हैं ना, कि वो मसलों में फंस जाते हैं और जो काम करना चाहते हैं वो लंबा लंबा होता जाता है। तो उनको ये भी यकीन दहानी करें कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हर चीज जो वो स्मूथ होगी। तो अभी जो तुर्की है, सेंट्रल एशिया है, इनके साथ जब हम अपने रवाबित कायम करेंगे, देखें सेंट्रल एशिया के साथ जो रियासतें हैं उनके साथ नवाज लीग की हुकूमत में और पीपल्स पार्टी की हुकूमत में हमेशा ताल्लुकात अच्छे रहे हैं। तो वो अभी माजी की तरह जो उनके जिस तरह ताल्लुकात अच्छे रहे, अब दोबारा से उसका यादा करने की कोशिश की जाएगी। हमारी पिछली जो हुकूमत थी उनके मसले ये थे कि उनको समझ नहीं आती थी हमने फॉरेन पॉलिसी को लेके जाना किस तरफ है। कभी हम तुर्की को लेके सऊदी अरब को नाराज कर देते थे, कभी सऊदी अरब की तरफ जाते थे तो तुर्की को नाराज कर देते थे। आपने इंटरनेशनल रिलेशन में ये होता है कि आपने अपने मुफादात देखने होते हैं, ना किसी मुल्क को दुश्मन बनाना, अपना नहीं बनाना होता, ना किसी की इतनी दोस्ती में चले जाना होता कि आप बाकियों की को दुश्मन बनाना शुरू कर दे, अपने मुफादात को देखते हुए जो चलना चाहिए। तो ये मौजूदा हुकूमत की बहुत बड़ी कामयाबी। देखिए मसला कश्मीर के ऊपर जब भारत ने यकतरफा तौर पे कार्रवाई की थी तो हम कितने तनहा थे सफारती तौर पे। अब जर्मन की जो वजीर खारजा वो पाकिस्तान के मौकफ की जो तायद करती है, यानी कि हमें वो मिल रहा है। फिर ग्रे लिस्ट से हम निकले हैं सेटअप की,
तो चीजें बहुत जो है वो बेहतर हो रही है। अभी जो सऊदी अरब का और जो चाइना का पैकेज है, आप उसको भी देखें कि जो चाइना है, जो पहले उनका जो हमारे सॉवरेन डिपॉजिट $2 अरब पड़े हुए, उसको वो रिशेड्यूल करेंगे, उसके बाद $3 अरब मजीद डॉलर देंगे। इसी तरह सऊदी अरब के $3 अरब पड़े हैं, वो उसको रोल ओवर करेंगे, $3 अरब मजीद देंगे। $1.5 अरब का जो है वो आपको डेफर्ड पेमेंट के ऊपर तेल जो है उसको देंगे। तो चीजें जो है ना, उसको हमें इस देखना ये होगा कि लेकिन मुल्क के अंदर जो हालात है, जो अंदरूनी तौर पे चैलेंजेस हैं, क्या उसके होते हुए ये जो चीजें हैं स्मूथली हो जाएंगी? तो पहले हमें अंदरूनी चैलेंजेस जो है ना उनसे भी निपटने की, जैसे अगर इमरान खान जैसे हर दूसरे दिन धरना दे रहे होंगे, लॉन्ग मार्च कर रहे होंगे, तो सरमायाकार तो आते हुए डरेंगे। या हर वक्त जो हम जाली खबरें दे रहे होते हैं, फेक खबरें कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने के करीब, अभी ब्लूमबर्ग ने बताया कि जी हमारे से 10% रिस्क है, लेकिन इमरान खान साहब अपने ट्विटर अकाउंट से बता रहे हैं कि जी 70% जो है पाकिस्तान में रिस्क है पाकिस्तान के डिफॉल्ट करने का। तो कौन सा सरमायाकार यहाँ पे आएगा? लोग जो है वो तो भी डॉलर को जमा करना शुरू कर देंगे कि पता नहीं किस वक्त ये जो मुल्क है वो और शनीला, इमरान खान साहब का यही बयान पाकिस्तान के हवाले से आपको नहीं लगता कि ये ऐसा बयान है कि इस पर इदारों को नोटिस लेना चाहिए? देखें, बदकिस्मती की बात यह है कि उनके बहुत से बयानात पे बहुत से इदारों को जो है ना वो नोटिस लेना चाहिए, लेकिन वो हर चीज अननोटिस चली जाती है। जब आप धमकियां लगा रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर को, क्या उसका नोटिस नहीं लेना चाहिए? जब आप अदालतों को धमकियां लगाते हैं, क्या उसका नोटिस नहीं लेना चाहिए? जब आप इस्टेब्लिशमेंट को धमकियां लगाते हैं, क्या उसका नोटिस नहीं लेना? चले सियासतदान को गाली देना तो इस मुल्क के अंदर एक रवायत बन गई हो ना, लेकिन जिन जिन इदारों के आइन ने जिनको हुकूक दिए हुए, तहफ़्फ़ुज़ दिए हुए, जो तो उनको भी धमकियां देते हैं और कुछ नहीं होता है। तो सिस्टम के एक लाडले बने हुए। मैंने पहले भी कहा था कि सिस्टम को अब उनके साथ डील करना होगा। जब तक आप उनको डील नहीं करेंगे एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे, तो वो तो इस तरह धमकियां देते रहेंगे और नोटिस फिर उनका कोई भी नहीं लेगा। ठीक है, आज़म चौधरी साहब आपकी तरफ आऊँगा। कुछ स्टैट्स इस वक्त हम डिस्कस भी कर रहे थे। जब हम ट्रेड वॉल्यूम की बात करते हैं पाकिस्तान तुर्किया की तरफ हम देखते हैं तो कुछ फिगर्स मैं देख रहा था कि 2017-18 का जो फिस्कल ईयर था वहाँ पर $42 मिलियन का ट्रेड बैलेंस आ रहा था, पॉजिटिव में थे, हम लोग ज़्यादा ट्रेड कर रहे थे। लेकिन इस वक्त 2021-22 की बात करें तो नेगेटिव में $151 मिलियन का नेगेटिव ट्रेड है। ज़ाहिर है पिछले 3-4 सालों में जो गलतियाँ कोताहियाँ होती आई हैं, एक तो अब इसको किस तरह से हम बेहतर कर पा रहे हैं इस पर भी बात, चूंकि ज़रा $1 अरब से अब हम $5 अरब तक तजारती हदफ सेट कर रहे हैं। एट द सेम टाइम एक नया एवेन्यू भी हमारे सामने आ चुका है अज़रबैजान की सूरत में, हम चावल एक्सपोर्ट करेंगे, वहां से अच्छी खबरें कैसे देख रहे हैं? कितनी अच्छी सफारतकारी है कि उसके नतीजे नजर आ रहे हैं? शोएब साहब, हमने कल भी इस पर बात की कि एक तो ये गवर्नमेंट का जो स्टेप था, गवर्नमेंट के जो एफर्ट्स थी, उनके जो समरात हैं वो सामने आना शुरू हुए हैं। क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए आपको अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की ज़रूरत है, और जब तक आप बायलैटरल एक्सपोर्ट्स में आपका बैलेंस नहीं होगा तब तक आपकी इकोनॉमी स्टेबल नहीं हो पाती। ये एक बड़ी अच्छी खबर है कि पाकिस्तान के तुर्की के साथ और आज़रबाईजान के साथ जो नए मुआहदे होने जा रहे हैं ट्रेड के, ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खुश आइंद चीज़ है। क्योंकि कल भी मैं अर्ज़ कर रहा था कि मुस्तकबिल की सबसे बड़ी मंडी आप देखेंगे, आपको ये वाली नज़र आएगी, सेंट्रल एशियन स्टेट्स, तुर्की और इससे मुल्हिका जो ममालिक हैं। उसकी वजह यह है कि रशिया यूक्रेन जंग की वजह से आप उस इलाके के अंदर देखें, उन पे सैंक्शंस लगी हैं, रशिया के ऊपर सैंक्शंस हैं। रशिया अपनी तमाम खरीदारी जो है वो सेंट्रल एशियन स्टेट्स की मंडियों से कर रहा है, और ये मंडियां आप देखेंगे बहुत आगे जा रही हैं, और पाकिस्तान का बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनकी रसाई मंडियों तक हो चुकी है, जिसमें चावल का आपके सामने आया। इसके साथ साथ आपकी जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो एक बहुत बड़ी आपकी एक्सपोर्ट है, जो रशिया वो माल उठाता है, लेकिन वो सेंट्रल एशियन स्टेट्स के जरिए जाती हैं, जिनके अंदर आपकी कटलरी भी है, आपकी सर्जिकल भी, और खुसूसी तौर पे जो डेंटिस्ट्री के आलात है वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होते हैं। अच्छा, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और देखने की ज़रूरत है। ये एफर्ट्स बहुत अच्छी हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी स्टेबिलिटी के लिए ये ज़रूरी भी है, लेकिन हम इस वक्त सैलाब की वजह से हम बहुत ज़्यादा इस वक्त फूड सिक्योरिटी का भी हमें सामना करना पड़ रहा है। हमारे पास इस वक्त खुराक की आगे कमी नज़र आ रही है, जिसके लिए हुकूमत कोशिश भी कर रही है, जिस तरह गंदम के लिए कोशिश की जा रही थी। अब आ जाते हैं चावल पे। चावल आपको शायद इल्म होगा कि इस दफ़ा हमारी जो क्रॉप थी वो 5.2 मिलियन टन हमारी जो है क्रॉप हुई है यहाँ पे। उसमें गवर्नमेंट को एक बैलेंस रखना पड़ेगा एक्सपोर्ट करते हुए कि पाकिस्तान के अंदर जो प्राइसेस है वो भी स्टेबल रहें। ये ना हो कि जो एक्सपोर्टर है, बिजनेसमैन है,
वो उठा के सारा चावल जो है ना वो उसको अंधाधुंध बाहर भिजवा दे और पाकिस्तान की आवाम में उसको परेशानी का सामना करना पड़े। ये भी गवर्नमेंट की एक जिम्मेदारी आ जाती है। दूसरा ये है कि इन मंडियों के अंदर जो नए तजारती वहां पे आपको नजर आ रही हैं अपॉर्चुनिटीज, उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि हमारी जो एम्बेसीज हैं, हमारे जो एम्बेसीज के अंदर हमारे कमर्शियल अटैचीज बैठे हैं, उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं क्योंकि वहां पे अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे बिजनेसमैन की वहां तक रसाई नहीं है। अभी तक जितनी ट्रेड हो रही है, हमारा बिजनेसमैन अपने तौर पे वो एफर्ट करके वो अप्रोच कर रहा है और वो यहाँ पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर इसमें जिस तरह हुकूमत इस फिक्रमंद नजर आ रही है, अगर हमारे कमर्शियल अटैचीज उसकी जिम्मेदारी लें तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बहुत हद तक बढ़ाई जा सकती हैं, क्योंकि फ्यूचर के अंदर जो नजर आ रहा है मगरब से ज्यादा बड़ी मंडी हमें ये वाली नजर आ रही है जिसमें पाकिस्तान अपनी प्रोडक्ट्स भेज पाएगा। बिल्कुल ठीक है सजाद अनवर साहब, ये बड़ा अहम पॉइंट रेज किया गया क्योंकि ये वो वक्त है जिस वक्त हम देख रहे हैं कि हमें अगर चावल एक्सपोर्ट करना भी है तो हम देखेंगे कि अच्छा कितना एक्सपोर्ट हम कर सकते हैं। ये ना हो कि अपनी ज़रूरत पूरी ना हो और हम एक्सपोर्ट कर दें, लेकिन एट द सेम टाइम ट्रेड वॉल्यूम बढ़ाने के लिए फिर हमें क्या करना चाहिए, किन एरियाज पर, किन सेक्टर्स पर हमें तवज्जो देनी पड़ेगी चावल के अलावा? आजम चौधरी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात की। फ्लड की वजह से जो हमारा एक बड़ा एरिया जो है ना वो सिंध का और बलूचिस्तान का और पंजाब का, ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब का, वो जो डैमेज हुआ है उसकी वजह से फूड सिक्योरिटी का क्राइसिस है। ये तो इस्लामाबाद वाले जो बाबू बैठे हुए हैं ना वहाँ पे, जो हमारी फूड डिपार्टमेंट में हैं या जो ट्रेड एक्सटर्नल ट्रेड के जो अदारे हैं, उनको चाहिए कि वो इस पे गौर करें कि हमें कितनी रिक्वायरमेंट है गंदम की, चावल की, उसको पहले सिक्योर कर लें और बाकी जो है उसको हम एक्सपोर्ट करें। और दूसरी बात ये है कि अगर आप देखें कि ये जो सेंट्रल एशियन रियासतें हैं वहाँ पे जो गंदम है उसकी पैदावार और कपास की पैदावार बड़े पैमाने पे होती है। हमें अभी जब वहाँ पे यूक्रेन में जो लड़ाई है रशिया के साथ, बहुत सारी गंदम जो है वो हम खरीद सकते हैं वहाँ से भी अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी, सेंट्रल एशिया से भी। तो बहरहाल ये तो एक हमारे जो प्लानिंग के शोबे हैं या डिपार्टमेंट्स हैं उनको इस पे गौर करना चाहिए। ओवरऑल मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट एक पॉलिटिकली एक अच्छी विल के साथ अपनी फॉरेन पॉलिसी को आगे बढ़ा रही है और जो ट्रेड को फोकस दे रही है वो, क्योंकि वैसे भी इमदाद देने से लोगों ने आपके हवाले से हाथ उठा लिए हैं। वो जो हमने सिक्योरिटी बेची है ना इस रीजन की, अब वो दुकान बंद हो गई है। वो जो हमारे DGI ने कहा था ना कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला आने वाले वक्त में मईशत है, तो इस मईशत को संभालने के लिए सिविलियन जो पार्ट है उसको एक बहुत बड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा और इस मुल्क को भी वो जो सिक्योरिटी पैराडाइम से निकाल के एक फलाही अवामी रियासत के तौर पे हम और एक एनलाइटेड रियासत के तौर पर ही हमारी सर्वाइवल है आने वाले वक्त में। रीजन में हमें दोस्ती करनी पड़ेगी अल्टीमेटली अपने मसाइल को हल करने के लिए, क्योंकि हमें बहुत महंगी चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं। यूरोप और अमेरिका के साथ जो हमारी एक्सपोर्ट की मंडियां हैं उनको भी उनके साथ निगोशिएट करना पड़ेगा, उनको ज़रा बढ़ाना पड़ेगा और पाकिस्तान के अंदर फ्यूल सप्लाई की जो चेन है मुतासर हुई है उसको बहाल करना पड़ेगा ताकि हमारी इंडस्ट्री चल पड़े और उसके नतीजे में हमारी जो एक्सपोर्ट है वो जब तक हम इंडस्ट्री को का पहिया नहीं चलाएंगे हमारी GDP कभी भी बेहतर नहीं हो सकती। चैलेंज काफ़ी मल्टीपल है मईशत के हवाले से, लेकिन मेरा ख्याल है कि इनके पास तजर्बा है, मुस्लिम लीग नून के पास भी और इत्तेहादी जमातें पीपल्स पार्टी के पास भी। पीपल्स पार्टी के पास एक एग्रीकल्चर बेस्ड काफ़ी बड़ा तजर्बा है, इनके पास इंडस्ट्री का तजर्बा है मुस्लिम लीग नून के पास। तो ये देही और अर्बन दोनों फोर्सेस अगर इकट्ठी होकर इस मुल्क को इस क्राइसिस से निकालने की कोशिश करेंगी तो यकीनन रास्ता मिलेगा। स्टेबिलिटी की बहरहाल ज़रूरत है और स्टेबिलिटी के लिए मैं समझता हूँ कि रियासत को एक रोल प्ले करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस तय करनी पड़ेंगी सियासत के हवाले से। हमारे जो अदारे हैं, सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन है और बाकी जो रेगुलेटरी अदारे हैं उनको रोल प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि फ्री फॉर ऑल अगर रखा और इसी तरह धींगा मुश्ती रही तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे।
और हमारी जो इंटरनल कंट्रडिक्शंस हैं वो हमारी सफारतकारी में भी रिफ्लेक्ट होंगे। हमारे लोग जितनी भी एफर्ट कर लेंगे उसका उतना समर हमें बाहर से मिलेगा नहीं अगर अंदर से एक अच्छी आवाज़ नहीं जाएगी तो। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त बात है। ताहिर ने मलिक साहब आपकी तरफ आऊँगा, आपको क्या लगता है सर कि इस मौजूदा दौर में जब हम नए दोस्त बनते भी देख रहे हैं, खित्ता भी बदलता नज़र आता है, ताल्लुकात भी एक नई सिमत में नज़र आते हैं, दुनिया तब्दील हो रही है, ऐसे में फॉरेन पॉलिसी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को ड्राइव कर रही है या कि बिल्कुल ऑपोजिट है कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हमारे फॉरेन पॉलिसी को ड्राइव करेगी? सर ये एक तो ये कि फ़ॉरेन पॉलिसी में एक जो था कि पाकिस्तान सफारती तन्हाई का शिकार हो गया, फिर हुकूमत बनते ही एक जो बहुत बड़े दो चैलेंज थे, यूक्रेन रशिया वार और फिर जो क्लाइमेट चेंज के नतीजे में हम सैलाब से मुतासर हुए, बिल्कुल ये बहुत इमीडिएट चैलेंज थे। इसके बाद अब हमारी इकॉनमी फॉरेन पॉलिसी को ड्राइव कर रही। इसमें तो शुबा नहीं कि हमारी मईशत मुश्किलात का शिकार है। वो मुश्किलात क्या हैं? एक तो ये कि जो टैक्सों का असूल है, महसूलात का असूल है, वो जो टारगेट सेट किया जाता है BR की तरफ से वो पूरा नहीं होता। और ये एक हुकूमत की बात नहीं है, माजी की हुकूमतें और मौजूदा हुकूमत भी इसमें शामिल है। दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि कर्ज़ों का जम बढ़ता जा रहा है और कर्ज़ की अदायगी में हमें दुश्वारियाँ आ रही हैं। और तीसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का जो हजम है वो भी कम है और करंट अकाउंट डेफिसिट है, तजारती खसारा है। वो कैसे दूर होगा? वो ऐसे दूर होगा कि जब हम इलाकाई ट्रेड करेंगे, जब तजारत का हजम बढ़ेगा, जिन मुल्कों के साथ हमारा ट्रेड कम है ज़्यादा होगा और नए एवेन्यूज़ होंगे। तो जिस तरह अभी ये खबर आई है अज़रबैजान के हवाले से, देखिए यूरोपियन कम्युनिटी के साथ हमारा जो ट्रेड बड़ा था वहाँ भी हमें एक स्पेशल टैरिफ मिला था। आजकल जब आप ट्रेड करते हैं मुख्तलिफ खितों के साथ तो वहाँ प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी है। यानी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी ये है कि उस खिते के लिए महसूलात की शरह और है और खिते से बाहर जो ट्रेड हो रहा है और है। तो GSP प्लस स्टेटस मिला हमें अमेरिका में एक इसी तरह की रियायत मिली, लिहाजा यूरोप और अमेरिका में हमारा सब ज़्यादा ट्रेड है। साउथ ईस्ट एशिया के साथ हमारा ट्रेड नहीं है, हमारा सेंट्रल एशिया के साथ बड़ा कम है। इन दो जगह पे हम बढ़ा के, और जो तुर्की के आपने तुर्किया के फिगर दिए हैं कि माजी में ट्रेड ज़्यादा था, अब वो ट्रेड ज़्यादा हो सकता है। और उसके लिए एक जो तजिया सजाद अनवर साहब ने किया है बड़ा अहम है। देखिए दुनिया में जो सॉवरन स्टेट्स होती हैं वो एक दूसरे के साथ जब ट्रेड करती हैं तो उस मुल्क में उसकी जो लॉज इंस्टीट्यूशन उनकी सरमायाकारी को तहफ़्फ़ुज़ होता है। हमने यहाँ देखा कि बाज़ फ़ैसले ऐसे अदलिया की जानिब से हुए, रेकोडेक की मैं मिसाल दूंगा, वहाँ पे वो जो सरमायाकारी की वो कंपनी थी वो आलमी फोरम पे गई और पाकिस्तान को बड़ी मुश्किल से जुर्माने से एक स्पेशल मीडिएशन करके बचना पड़ा। इसी तरह कतर से हमने गैस ख़रीदने में डिले की, नतीजा ये आज जो क्राइसिस आ गई है, आज हमें जिस रेट पे उन्होंने कमिट भी किया है, जुर्माना अदा करके भी वो तीसरे मुल्क को देने के लिए आमादा है। इसी तरह टर्की की कुछ कंपनीज थी जो माजी में उस वक्त इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत ने कुछ ऐसे डिसीजन दिए जहां स्टेट की सॉवरन अथॉरिटी को चैलेंज किया गया। तो सरमायाकारी को हमें तहफ़्फ़ुज़ देना होगा, नए एवेन्यूज़ जो हैं उनको बढ़ाना होगा। और सेंट्रल एशिया के हवाले से मैं ये भी कह दूं कि वहाँ डिफेंस प्रोटेक्शन के हवाले से भी बड़े इम्कान। बिल्कुल ठीक है। आप अज़रबैजान का देखें कि वहाँ आर्मीनिया की जंग में वो उसमें पाकिस्तान का की रोल था और ये जो हमें कंसेशन मिली है इसमें टर्की का भी की रोल है, क्योंकि अज़रबैजान और टर्की का सबसे ज़्यादा आपस में वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है। तीसरा जो फैक्टर है ह्यूमन रिसोर्स का, मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, हमारे बहुत सारे टीचर्स जो हैं वहाँ इंग्लिश और दूसरे मज़ामीन पढ़ाने सेंट्रल एशिया जा रहे हैं। तो हमें ये भी बताने की ज़रूरत है कि गैर रवायती जो शोबे हैं उनके अंदर भी बहुत जॉब्स अपॉर्चुनिटी हैं ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से, सेंट्रल एशिया में, चाइना में, इवन टर्की में। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे नौजवानों को नई ज़बानें, नए इल्म, नए स्किल्स सीखने चाहिए ताकि वो आलमी जो मार्केट और आलमी मईशत में यहाँ बैठे कंट्रीब्यूट भी कर सकें
और उनकी नौकरियों में से अपना शेयर ले सकें। बिल्कुल ऐसे, चूंकि हम ये देखते भी हैं कि अगर हम अजरबैजानी की बात करें तो उसमें सिर्फ बात अजरबैजान की तो नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर एक एग्रीमेंट अजरबैजान के साथ होगा और अजरबैजान किसी और मामले पर एग्रीमेंट किसी और मुल्क के साथ करता है, वो चाहे उज्बेकिस्तान हो, किर्गिस्तान हो, चाइना हो या इवन उनका पड़ोसी जॉर्जिया, तो ज़ाहिर है उसका सारा इंपैक्ट आता है जो दूसरे मुल्क के साथ आपका एक मुआहदा हो रहा होता है। नए एवेन्यूज तलाश करेंगे, बहुत अहम बात थी। इसी पे प्रोग्राम को हम वाइंड अप करेंगे। हमारे साथ मुर्तज़ा सोलंकी साहब, आजम चौधरी साहब, ताहिर नईम मलिक साहब, शनीला अम्मार साहब और सजाद अनवर साहब मौजूद थे। आप सब में बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिए। मुलाकात करेंगे अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज़।